राइट वाले का जरूरी नहीं 1 डिग्री बने, क्यों? क्योंकि यहां पर इस कार्बन का R डैश का डिग्री देखा जाएगा। अगर ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री है तो ROH है, और इसने यहां पर कार्बन प्लस को इसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस वाले केस में नाभिक राखी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा मेथड है जिससे हमारे पास बेंजीन बनती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया बेटा हिंदी माइंड मैप में हमारे पास एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर है। हमारे पास बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आपको बेटा कभी भी इस चैप्टर को रिवाइज करना है, चाहे आप नीट के एग्जाम के लिए रिवाइज करना हो, चाहे बोर्ड्स के एग्जाम के लिए रिवाइज करना हो, आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। साथ ही साथ में एक बेनिफिट और रहता है माइंड मैप का, वो ये है कि आप यहां से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जिससे कि आपको ये रहता है कि सर ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, तो यहां से आपको इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? दूसरा, यहां पर हमारे पास काफी रिएक्शंस अब रिपीटेड रहेंगी, जैसे आगे के हमारे पास जो भी चैप्टर्स आएंगे वहां पर भी ऐसा चीज होगा कि वापस से रिएक्शन रिपीट होंगी जो पहले वाले चैप्टर में होंगी। तो मैं यहां पर उसका नेम जरूर लिखूंगा, बट आपको यह भी बता दूंगा कि बेटा वो कौन से चैप्टर में अपन ने पढ़ी है। पूरा माइंड मैप में ही बता रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्लियर है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे, एल्कोहल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपन फिनोल के बारे में बात करेंगे वैसे, और देन फिर अपन बात करेंगे ईथर, और उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। क्लियर? तो स्टार्ट किया जाए भाई। तो चलिए भाई, सबसे पहले हमारे पास जैसे अपन ने एल्किल एलाइड में वर्गीकरण किया था, वैसे अपन एल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं। तो एल्कोहल में भी सेम वैसे ही एलिलिक एल्कोहल है। एलिलिक एल्कोहल क्या होता है, जैसे हमारे पास एल्किल एलाइड में था कि CH2 या R बोल सकते हैं अपन, यहां पर R CH द्विबंध CH और यहां पर CH2 इसके साथ OH हो, ये हमारे पास एलिलिक है। यहां पर जरूरी नहीं कि कार्बन का डिग्री एक ही हो, 2-3 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के ये कार्बन sp3 संकरित होना चाहिए और इससे पहले वाला कार्बन sp2 संकरित होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास बेंजिलिक एल्कोहल, तो बेंजिलिक एल्कोहल में हमारे पास ये बेंजीन जुड़ा हुआ है, और बेंजीन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन है CH2 इसके साथ हमारे पास OH जुड़ा होगा। यहां पर भी वही सेम चीज है, ये CH2 होना जरूरी नहीं है, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन की जगह कार्बन भी हो सकता है, जिससे बेंजिलिक एल्कोहल की डिग्री चेंज हो जाएगी। यहां पर आता है हमारे पास वाइनिलिक एल्कोहल, वहां पर भी ये सेम था। वाइनिलिक एल्कोहल क्या होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर आ जाता है OH, ये हमारे पास वाइनिलिक एल्कोहल है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब अपन ने समावयवता पढ़ी थी तो वहां पर एक समावयवता आई थी चलावयवता, वहां पर कीटो इनोल भी पढ़ा था अपन ने, तो ये इसको इनोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोल। क्यों बोलते हैं इनोल? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि ये डबल बॉन्ड है इन और ये क्या है OH ऑल, इसलिए इसको इनोल भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर मैं बात करूं आपसे ईथर में, तो ईथर में हमारे पास दो तरीके का ईथर रहता है, एक होता है सम्मित ईथर। ईथर में हमारे पास दो तरीके का ईथर होता है, एक होता है सम्मित ईथर, एक होता है असम्मित ईथर। तो अगर मैं सम्मित ईथर के बारे में बात करूं आपसे, सममित ईथर, तो सममित ईथर क्या होता है? सम्मित ईथर होता है हमारे पास कि अगर R O R, तो दोनों R क्या हो? सेम। मतलब यहां पर अगर मैं इनको R1 R2 बोल दूं और मैं बोलूं कि R1 इज इक्वल टू R2 है, R1 इज इक्वल टू R2 है, तो उसको सम्मित ईथर बोलेंगे। और अगर मैं यहां पर R1O R2 ये ईथर है और यहां पर अगर बोल दिया जाए कि R1 और R2 बराबर नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे असममित ईथर। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया असममित ईथर, ये हो गया हमारे पास असममित ईथर। क्लियर? इसके बाद अगर बात करें अपन फिनोल की, तो फिनोल हमारे पास बेंजीन के साथ डायरेक्टली सीधे तौर पर OH जुड़ा हो, उसको अपन बोलते हैं फिनोल। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास फिनोल। क्लियर? तो ये हमारे पास वर्गीकरण हो गया, जिसको अपन क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। एल्कोहल का भी हो गया है, फिनोल का भी हो गया है, और ईथर का भी हो गया। फिनोल में हमारे पास ऐसे बोल सकते हैं, ये मोनोहाइड्रिक हो गया, डाईहाइड्रिक में 2 OH लग जाएंगे, ट्राईहाइड्रिक में 3 लग जाएंगे, इस तरीके से हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं अपन सबसे पहले विरचन यानी कि प्रिपरेशन पर। तो प्रिपरेशन में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो आता है एल्कोहल का जो प्रिपरेशन है वो बनाएंगे अपन एल्कीन से।
किससे? एल्कीन से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है और ये पूरी की पूरी अभिक्रियाएं अपन हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। ये सारी की सारी अभिक्रिया अपन कहां पर पढ़ चुके हैं? हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। मैं यहां पर वापस से सभी रिएक्शंस को लिखवा देता हूं जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए। हाइड्रोकार्बन में अपन सारी पढ़ चुके हैं। यहां पर मान लीजिए RCH डबल बॉन्ड CH2 ये है हमारे पास, और इसकी अगर मैं अभिक्रिया करवाता हूं किस किस तरीके से अपन करवा सकते हैं। यहां पर अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, यहां पर रिएक्शन करवाया अपन अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, H3O प्लस बोल सकते हैं इसको, या फिर तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर RCH और ये बनेगा OH और यहां पर क्या आ जाएगा CH3। इसमें पुनर्विन्यास हो सकता है, इसमें हमारे पास क्या हो सकता है? पुनर्विन्यास हो सकता है, क्योंकि मध्यवर्ती कार्बन आयन बनता है। ये सारी चीजें अपन ने हाइड्रोकार्बन में बताई हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि उसकी सभी अभिक्रियाएं, मतलब उसकी सारी अभिक्रिया किसी ना किसी चैप्टर में आपको आगे मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसी में बात करो कि अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा धनायन चाहिए, मतलब ऐसा एल्कोहल चाहिए कि मार्कोनिकॉफ रूल तो लगे, मार्कोनिकॉफ नियम तो लगे, बट पुनर्विन्यास ना हो, तो उसके लिए अपन अभिक्रिया कराते हैं HgOAc का होल ट्वाइस, और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, और देन अपन अभिक्रिया कराते हैं इसकी NaBH4 के साथ। तो इसमें जब अपन अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास जो उत्पाद बनता है वो यही बनेगा RCHCH2, यानी कि CH3 आ गया OH। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इन दोनों में क्या अंतर है, तो यहां पर पुनर्विन्यास संभव है, यहां पर पुनर्विन्यास संभव, यहां क्या होगा? पुनर्विन्यास संभव है। बट अगर आप इस अभिक्रिया में बात करोगे तो पुनर्विन्यास नहीं होगा, पुनर्विन्यास नहीं होगा, यानी कि रीअरेंजमेंट नहीं होता है, पुनर्विन्यास नहीं होता है। क्लियर? ये हमारे पास दो अंतर है इसके, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास इसी अभिक्रिया को मैं करवाता हूं किसके साथ, फर्स्ट अपन ने कराया BH3 THF हाइड्रोबोरोनीकरण जिसको बोलते हैं अपन, और देन मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं H2O2 OH माइनस के साथ अभिक्रिया कराए, तो हमारे पास यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद बनेगा, यानी कि RCHCH2। अभी तक जो कार्बन अंदर वाले पर जा रहा था OH, अब अंदर वाले पर H जाएगा और बाहर वाले कार्बन पर क्या जाएगा? OH। ये हमारे पास बन गया, ये एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद बनाने का है। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास अपन और भी रिएक्शन कर सकते हैं, जहां पर आता है डाई एल्कोहल अगर बनाना हो तो वो आता है हमारे पास एल्कलाइन, यानी कि 1% KMnO4, जिसको बेयर अभिकर्मक भी बोलते थे, एल्कलाइन KMnO4, या इसको अपन बोलते थे OSO4 के साथ अभिक्रिया भी करवा, मतलब एक ही बात है, OSO4 के साथ कराओ चाहे एल्कलाइन KMnO4 के साथ करवाओ, ये द्विबंध को तोड़ के हमारे पास क्या करता था? OH जोड़ेगा, और ये OH हमारे पास किस तरीके से जुड़ेगा? ये OH हमारे पास सिन एडिशन होता है, सिन योग होगा, यानी कि दोनों OH एक साइड आते हैं, दोनों या तो डैश पर आएंगे या दोनों वेज बंध पर आएंगे। क्लियर है? और बाकी हमारे पास इपोक्साइड वगैरह के साथ भी करवा सकते हैं। सारी रिएक्शंस पढ़िए, ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस आ जाएंगी, बट मेजर हमारे पास यही है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है कार्बोनिल यौगिकों से। तो यहां पर एक हमारे पास महत्वपूर्ण है कार्बोनिल यौगिकों से। तो कार्बोनिल यौगिक अगर मैं बात करूं, मतलब जनरली एल्डिहाइड कीटोन बोल सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल वगैरह भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन द्वारा। तो यहां पर कौन कौन से अपचायक यूज होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हमारे पास, कि अगर यहां पर देखिए एल्डिहाइड दे रखा है तो आपको करना क्या है, कभी भी डिग्री चेंज नहीं होगी, कभी भी कार्बन की डिग्री चेंज नहीं होगी। अगर यहां पर हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH दे रखा है, इसका मैंने अपचयन किया, तो आप मुझे बताइए कि यहां पर जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, इसका डिग्री कितना है? 1। तो जो अपचयन के बाद उत्पाद बनेगा उसमें भी इसका डिग्री 1 ही रहेगा। तो यहां पर H और यहां H जोड़ना है, यानी कि मतलब इस पर H और इस पर H, तो ये हो जाएगा R, ये आ जाएगा हमारे पास CH, एक H पहले से, तो ये हो गया CH, या फिर इस तरीके से कर देता हूं CHH, और ये आ गया OH, यानी कि क्या मिलेगा? 1 डिग्री एल्कोहल। तो अगर आपको यहां पर दे रखा हो कि एल्डिहाइड का अपचयन करके हमारे पास कितने डिग्री एल्कोहल मिलेगा? 1 डिग्री।
दूसरा हमारे पास यहां पर आता है कीटोन। तो अगर आप कीटोन का अपचयन करोगे तो कीटोन में आप देखिए कि यहां पर इसका डिग्री कितना है 2 डिग्री। तो जब 2 डिग्री का आप अपचयन करोगे, 2 डिग्री का जब आप अपचयन करोगे तो आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, यहां पर आपको 2 डिग्री है तो 2 डिग्री वाला ही बनेगा, मतलब आर सी, ये आ गया आर डैश। अब देखिए हमारे पास वही एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो यहां पर आपको 2 डिग्री एल्कोहल की प्राप्ति होगी। ये बात समझ में आती है? बोले सर इतनी बात तो समझ में आ गई, बट हमारे पास कौन कौन से अभिकर्मक है, अपचायक कौन कौन से है, तो यहाँ पर कौन कौन से अपचायक यूज किए जा सकते हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अपचायक यूज होते हैं वो यूज होते हैं हमारे पास NaBH4 यूज हो सकता है, क्लियर। LiAlH4 यूज हो सकता है, LiAlH4 यूज हो सकता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें हमारे पास यहां पर तो H2 के साथ में PT यूज हो सकता है, PD यूज हो सकता है, Ni यूज हो सकता है। ये सभी हमारे पास यहां पर अभिकर्मक यूज हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अपन बात करेंगे NaBH4 की, जब अपन बात करेंगे यहां पर NaBH4 की, तो देखो NaBH4 जो है वो ओनली किस किस को अपचयित करता है, NaBH4 एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्डिहाइड को अपचयित करता है, क्लियर। उसके अलावा कीटोन को अपचयित करेगा, किसको अपचयित करेगा, कीटोन को। और किसको अपचयित करता है बेटा, हमारे पास एसिड हैलाइड को करता है, किसको करता है, एसिड हैलाइड को। इसके अलावा ये किसी और को अपचयित करके एल्कोहल नहीं बनाता है, इसके अलावा किसी और को अपचयित करके एल्कोहल नहीं बनाता है। बट अब मैं बात करूं हमारे पास किसकी, LiAlH4, तो LiAlH4 अभी अपन आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी। LiAlH4 सभी के साथ अभिक्रिया करता है जनरली, मतलब ये RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अपचयित करता है, क्लियर। यहां पर हमारे पास RC डबल बॉन्ड O OR डैश, अगर एस्टर आएगा उसको भी करेगा, RC डबल बॉन्ड O H या R, मतलब H अगर बोलेंगे तो अपन हो जाएगा एल्डिहाइड और R बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कीटोन। इन सभी को क्या करता है, अपचयित करता है। और अपचयित करके बनाएगा क्या, वही सेम जो मैंने आपको बोला कि जितने डिग्री का एल्कोहल, जितने डिग्री का R है कार्बन है, उतने डिग्री का एल्कोहल बनता है। जैसे यहां पर अपन LiLH4 की रिएक्शन कराएंगे तो ये इस कार्बन का डिग्री कितना है 1, तो यहां पर जो उत्पाद मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, RCH2OH 1 डिग्री मिलेगा, क्लियर। ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री एल्कोहल। आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में बात करेंगे। एस्टर है, तो एस्टर में हमारे पास अब 2 R है, तो ये यहां से टूटता है, तो यहां से ये इस कार्बन का डिग्री कितना है, इस कार्बन का 1 डिग्री रहेगा, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला पार्ट तो हमेशा ही 1 डिग्री बनेगा, बट राइट वाले का जरूरी नहीं 1 डिग्री बने, क्यों, क्योंकि यहां पर इस कार्बन का R डैश का डिग्री देखा जाएगा। अगर ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री यहां पर बनेगा, तो ये बन जाएगा R डैश OH। और ये हमारे पास वही एल्डिहाइड कीटोन है, तो जैसा हमारे पास अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री बनेगा और कीटोन है तो 2 डिग्री बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास H, यहाँ पर H और R डैश ये बनेगा, क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके बाद अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टरों के अपचयन द्वारा, तो जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें अपन, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी LiLH4 अपचयन कर देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि RCOH और इसकी अभिक्रिया मैंने कराई NaBH4 के साथ, तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया NaBH4 के साथ करवाता हूं तो क्या कोई अभिक्रिया होगी, नहीं। इसको NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड को ही अपचयित करता है। बट यहां पर अगर मैं बात करूं सेम RCOH आ गया, या फिर मैं एस्टर की बात कर दूं RC डबल बॉन्ड O OR डैश, दोनों के साथ ही अभिक्रिया नहीं करता है। बट अगर अपन बात करें RCOOH, जो कि अपन ने अभी पुरानी पिछली स्लाइड में ही पढ़ा है कि अगर मैं इसकी LiAlH4 के साथ अभिक्रिया करता हूं तो उस वाले केस में हमारे पास क्या आएगा, RCH2OH आ जाएगा। बट अगर मैं इसी की अभिक्रिया करता हूं किसके साथ, RC डबल बॉन्ड O OR डैश, तो इसके साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर LiLH4 के साथ ये मिलेगा RCH2OH और साथ में इसका एल्कोहल यानी कि R डैश OH। अब आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए एक और है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमाइड को अपचयित करता है। तो यहां पर ध्यान देंगे RC डबल बॉन्ड O OH के साथ अगर BH3 रिएक्ट करे, कौन करे, BH3, तो
तो इसके साथ भी अभिक्रिया करके ये हमारे पास एल्कोहल बनाएगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल से जब एल्कोहल बनेगा तो 1 डिग्री बनेगा, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 1, इसका डिग्री भी 1 है। तो जो मैंने यहां पर बात बोली थी आपको कि कभी भी अपचयन में कार्बन का डिग्री चेंज नहीं होने वाला है, जिस कार्बन का अपचयन हो रहा है उसका डिग्री वही रहेगा, हमेशा अपन ने यही किया है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो यहां पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बहुत बड़ा रोल है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में आप क्या करोगे, हमारे पास वही सेम एल्डिहाइड कीटोन की अपन यहां पर बात करने वाले हैं। तो जितने डिग्री कार्बन उससे एक ज्यादा डिग्री का हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की आप एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हो तो ये चीज आप नोट कर सकते हो कि एल्डिहाइड कीटोन के साथ जब कभी भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया होगी तो जितने डिग्री का आपके पास कार्बन है अभिकर्मक साइड, क्रियाकारक वाली साइड, उससे 1 डिग्री ज्यादा का क्या बनेगा, हमारे पास उत्पाद बनने वाला है। तो अगर इसके बारे में बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे पास यहां पर देखिए HC डबल बॉन्ड OH, इसके साथ अगर मैं अभिक्रिया करवाऊं, इसके साथ अगर अपन अभिक्रिया करवाए किसकी, RMgX की, तो RMgX और देन अपन किसकी अभिक्रिया करवाएंगे बाद में H2O। तो ये कितने डिग्री कार्बन है, इसका डिग्री 0 है। तो यहां पर जब उत्पाद बनेगा तो कितने डिग्री बनेगा, ये R और ये बन जाएगा CH2OH। कितने डिग्री बनेगा, RCH2OH। क्लियर, ये हमारे पास बन जाएगा। देन सेम अगर मान लीजिए इसके अलावा ये है हमारे पास मिथेनॉल, इसके अलावा अगर कोई भी एल्डिहाइड हुआ, यहां पर मान लीजिए R-C डबल बॉन्ड OH, कोई भी एल्डिहाइड हो उसकी अभिक्रिया अगर मैं RMgX के साथ कराता हूं, RMgX, और देन मैंने किसके साथ करवाई, H2O के साथ। अब मुझे बताइए यहां पर इसका डिग्री कितना था, 0 डिग्री बोल सकता हूं मैं, इसका डिग्री कितना है 1 डिग्री। तो उत्पाद कितने डिग्री बनेगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री बढ़ा दीजिए। तो यहां भी इस कार्बन के साथ R को जोड़ दिया, यहां भी इस कार्बन के साथ R को जोड़ दीजिए। तो R डैश पहले से है, एक R और जुड़ गया, बस ये हो गया OH, और यहां पर क्या है H का H। ये कितने डिग्री बन गया, 2 डिग्री। ये कितने डिग्री बन गया, 1 डिग्री। अगर मान लीजिए सर कीटोन हुआ, R-C डबल बॉन्ड O R डैश, अगर ये हुआ तो इस वाले केस में हमारे पास क्या बनेगा, इसके साथ अगर मैं वही RMgX की अभिक्रिया करवा दूं, ये RMgX और देन क्या है हमारे पास H2O। तो अब मुझे बताइए कि यहां पर कार्बन का डिग्री कितना है सर, 2 डिग्री। इसका मतलब उत्पाद में कितना डिग्री बनेगा एल्कोहल का, 1 डिग्री बढ़ा दीजिए। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां बन जाएगा R-C, ये बन गया OH, ये हमारे पास R-, ये तो पहले से ही है, इस R को यहां पर जोड़ दीजिए, ये R आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है, ये बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। मैकेनिज्म, क्रिया विधि के बारे में अपन यहां पर माइंड मैप में बात नहीं करेंगे, आपने लेक्चर में ऑलरेडी देखा है। क्लियर है। अगर मैं इनकी बात करूं क्रियाशीलता की, अगर अपन RMgX की क्रियाशीलता की बात करें तो क्रियाशीलता हमारे पास, क्रियाशीलता की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं, एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं किससे, कीटोन से, क्योंकि कीटोन में एक तो हमारे पास त्रिविम बाधा आ जाएगी और दूसरा इसका प्लस आई लगेगा, जिससे कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, कम। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्रियाशीलता एल्डिहाइड की ज्यादा होती है कीटोन से, और इसमें भी एलिफेटिक, मतलब पहले आएगा हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर आएगा एलिफेटिक कीटोन, और देन आएगा बाद में एरोमेटिक कीटोन। क्लियर। तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो ये आपको करना है। क्लियर, आपके पास यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो उत्पाद क्या बनेगा, दूसरा हमारे पास ये। इसके अलावा हमारे पास एक और भी है जिसके साथ हमारे पास यहां पर रिएक्शन होती है, वो है हमारे पास, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अगर इपॉक्साइड के साथ अभिक्रिया हो, किसके साथ हो, इपॉक्साइड के साथ, यहां पर हमारे पास ये है O, ये इसके साथ अगर RMgX की अगर अपन अभिक्रिया करवाए, इसके साथ किसकी अभिक्रिया करवाए, RMgX के साथ अगर अभिक्रिया करवाए तो यहां पर RMgX फर्स्ट और देन आएगा H2O। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये RMgX जब यहां पर अटैक करेगा तो अभिक्रिया SN2 होती है। अभिक्रिया कौन सी होगी, SN2। तो ये कैसे देखोगे आप, तो मैं क्या करता हूं, इसको असम्मित ईथर बना देता हूं। असम्मित मतलब मैंने यहां पर मिथाइल लगा दिया, तो अब होगा क्या कि हमारे पास ये मिथाइल है, यहां पर 2 H2 है, तो होगा क्या, हमारे 2 H है, तो यहां पर SN2 अगर अभिक्रिया हो रही है तो अटैक उस वाले कार्बन पर होगा जहां पर त्रिविम बाधा क्या है, कम, वो इस पर है, तो ये यहां से जाएगा तो ऐसे टूटेगा, इसका मतलब R यहां पर जुड़ा, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बना R, और देन
ये कार्बन कौन सा है हमारे पास, ये हो गया CH2। उसके बाद ये वाला बॉन्ड तो टूट चुका है, देन CH जिस पर क्या है मिथाइल, और इसी पर क्या है O, जहां पर क्या आएगा H, मतलब ये हमारे पास बन जाएगा। अगर मान लीजिए ओनली इपॉक्साइड होता तो उस वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर अब तो कहीं पर भी अटैक करवाओ आप, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। RMgX की अभिक्रिया करवाई आपने और देन H2O की अभिक्रिया कराई, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा RCH2 CH2S, क्योंकि इसमें तो किधर की साइड से भी अटैक कराओ एक ही बात है, क्योंकि ये सम्मित है। क्या ये हमारे पास सम्मित है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो एसिड के डेरिवेटिव है जो कि हमारे पास एस्टर आता है, क्लियर, और हमारे पास उसके एस्टर, यहां पर अगर मैं बात करूं एस्टर की, R C डबल बॉन्ड O R डैश, इसको R डैश कर देता हूं मैं, R डैश C डबल बॉन्ड O R1 कर दिया मैंने। एस्टर हो गया R डैश C डबल बॉन्ड O X कर दिया मैंने। एसिड हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवा दी। यहां पर ये जो है ये सभी निष्कासित समूह है, OR1 यहां पर X। एनहाइड्राइड ले लेते हैं हमारे पास, ये आ गया R डैश C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश। इन सभी के साथ अगर मैं RMgX की अभिक्रिया करवाऊंगा, इन सभी के साथ अगर मैं RMgX की अभिक्रिया करवाऊं, किसी के साथ भी करवा लीजिए, तो RMgX की जब मैं अभिक्रिया करवाऊंगा तो RMgX जो है हमारे पास वो अपन को एक्सेस में लेना पड़ेगा, एक तो आधिक्य में। RMgX किस में लेना पड़ेगा, आधिक्य में, क्लियर। दूसरा देन अपन बात करेंगे H2 के साथ, तो होगा क्या सभी में। अब जो मैंने डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि 1 डिग्री बढ़ा के, वो सिर्फ यहां पर बताया है। यहां पर सभी में लिविंग ग्रुप है, इसलिए 2 डिग्री बढ़ेंगे। कितने डिग्री बढ़ेंगे, 2। और यहां पर सभी में इसका 1 डिग्री, इसका 1 डिग्री, इसका 1 डिग्री है, तो उत्पाद सभी में 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और आप कैसे पहचानोगे, जब आपके पास क्वेश्चन में आएगा तो उस चीज को कैसे पहचानोगे कि इस कार्बन के पास 2 R RMgX वाले होने चाहिए। 3 डिग्री बनेगा, तो 3 डिग्री बनेगा तो हमारे पास 3 कार्बन होंगे, एक तो पहले से ही है, बाकी जो 2 R आएंगे वो कहां से आएंगे, RMgX से। यानी कि हमारे पास देखो R डैश एज इट इज है, देन C, ये आ गया R, ये आ गया R, और यहां पर आ गया OH, ये बन गया हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये हमारे पास यहां पर रिएक्शंस होने वाली है, क्लियर। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो लास्ट हमारे पास जो मेथड है बनाने का एल्कोहल, वो है प्राथमिक एमीन से। तो अगर मैं प्राथमिक एमीन की बात करूं तो प्राथमिक एमीन में हमारे पास क्या आने वाला है कि जब कभी भी अपन एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन, यहां पर लिया मैंने RNH2, और ये मैं लिखता भी हूं कि ये एलिफेटिक ही होना चाहिए। अगर एरोमेटिक हुआ तो हमारे पास नहीं होगा। एरोमेटिक से क्या बनेगा वो अपन आगे बात करेंगे। एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन अगर हमारे पास दे रखा है और उसकी अभिक्रिया अपन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, HNO2 दे रखा हो, या फिर यहां पर क्या दे रखा हो, NaNO2 के साथ में HCl दे रखा हो, NaNO2 प्लस क्या दे रखा हो, HCl, अगर इनके साथ अगर अपन अभिक्रिया करवाए तो हमें यहां पर मुख्य उत्पाद के तौर पर एल्कोहल मिलेगा। ये R और यहां पर क्या आ जाएगा OH, ये एल्कोहल मिलता है, साथ में N2 गैस वगैरह यहां से निकल जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एल्कोहल मिलेगा यहां पर पुनर्विन्यास संभव होता है। वैसे हमारे नीट में इतना नहीं पूछते हैं पुनर्विन्यास से रिलेटेड, बट फिर भी अपन यहां पर लिख देते हैं कि पुनर्विन्यास संभव है, क्योंकि यहां पर जो मध्यवर्ती बनता है वो कार्बधनायन बनता है। तो यहां पर पहले कार्बधनायन बनेगा, उसमें पुनर्विन्यास होगा, देन हमारे पास एल्कोहल बनेगा, क्लियर। तो ये हमारे पास थी एल्कोहल कैसे कैसे बनाया जा सकता है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट इनके भौतिक गुणों के बारे में। तो भौतिक गुण में हमारे पास वही आता है, सबसे पहला आता है क्वथनांक। तो अगर क्वथनांक की मैं बात करूं हमारे पास, तो क्वथनांक सीधी सीधी बात है हमारे पास कि क्वथनांक जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा अणुभार के, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के। इस चीज में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। और अगर मान लीजिए सर, अगर हमारे पास तुलनात्मक अणुभार हो, यदि तुलनात्मक अणुभार हो, यानी कि कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो, यदि तुलनात्मक अणुभार हो, तब अपन बात करेंगे तो उस वाले तुलनात्मक हो या समान हो, तुलनात्मक हो या फिर क्या हो हमारे पास समान हो,
समान अणुभार या तुलनात्मक अणुभार में आप ध्यान रखिएगा हमेशा सबसे पहले जो अणुभार आता है, मैं सभी का बता देता हूं, जितने भी क्रियात्मक समूह अपन आगे भी पढ़ेंगे उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन आता है? सबसे पहले आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां लिखेंगे अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये आ गया हमारे पास। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद में जो आता है वो आता है हमारे पास एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद कौन आएगा? एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल के बाद में जो आता है वो आता है एमीन, और एमीन के बाद में हमारे पास जो आता है वो आता है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन, इनके बाद कहीं पर जाकर नंबर आता है ईथर का, और ईथर के बाद नंबर आएगा एल्केन का या हाइड्रोकार्बन जो आप बोलते हो। ये आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा, ये आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा। और इसका रीजन ये है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देन एल्कोहल में होती है, देन एमीन में, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में हमारे पास द्विध्रुव आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। ईथर में भी द्विध्रुव आकर्षण होता है, बट वो कम होता है कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन के। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध होता है, जबकि ईथर में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बंध, एकल बंध होता है, और एल्केन में हमारे पास कोई भी नहीं होता। यहां पर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि C2H5OH और साथ ही साथ में हमारे पास सेम अणुभार का CH3OCH3 है, तो किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? तो एल्कोहल का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के बीच में H बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? H बॉन्डिंग होती है, जबकि अगर मैं बात करूं ईथर में, तो ईथर में H बॉन्डिंग नहीं होती है। क्लियर? साथ ही साथ में मैं ये भी बोलूंगा कि जो क्वथनांक होता है वो समानुपाती होगा किसके? OH की संख्या के। OH की जितने ज्यादा OH की संख्या होगी उतना ज्यादा उसका क्वथनांक रहने वाला है, और उसका रीजन ये है क्योंकि जितने ज्यादा OH होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बंधन होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास उसका जो क्वथनांक है ज्यादा रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विलेयता। क्या आता है भाई? विलेयता। अगर मैं आपसे बात करूं विलेयता के बारे में, किसके बारे में बात करूं? विलेयता, जिसको अपन सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं। विलेयता जिसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। क्वथनांक जिसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास किसमें सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं? जल में सॉल्युबिलिटी जो होती है, जल में विलेयता जो होती है वो सेम अभी जो अपन ने बात की है वही। जल में विलेयता मैंने आपको पिछले वाले अध्याय में चैप्टर में भी बोला था कि जल में विलेय कार्बनिक यौगिक वही विलेय होंगे जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। एल्कोहल उनमें से एक है, एल्कोहल उनमें से एक है। तो जल में विलेयता की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा OH की संख्या के। जितने ज्यादा OH होंगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी, और कार्बन की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो जल में विलय नहीं होते हैं। कार्बन की संख्या से जल में विलेयता क्या होती है? कम होती है। इसके अलावा मैं यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि विलेयता का अगर आपसे जनरल सामान्य क्रम पूछा जाए कि भाई क्या होगा हमारे पास, तो विलेयता का जो सामान्य क्रम है वो हमारे पास एल्कोहल आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा हमारे पास फिनोल, क्योंकि फिनोल में भी क्या होता है? OH, और देन हमारे पास आएगा ईथर। पॉइंट ये आता है कि सर फिनोल एल्कोहल से पीछे क्यों है? क्योंकि दोनों में तो हमारे पास OH है। उसका रीजन ये है क्योंकि फिनोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि फिनोल में कम से कम 6 होंगे। फिनोल में कम से कम क्या होंगे? 6 होंगे। और एल्कोहल में अगर बात करोगे तो हमारे पास एक कार्बन का भी एल्कोहल है। इसलिए सामान्य तौर पर मैं ये बोल सकता हूं कि एल्कोहल की विलेयता ज्यादा होती है फिनोल से, और फिनोल की विलेयता ज्यादा होती है ईथर से, क्योंकि ईथर में OH बंद नहीं है। ऐसा नहीं कि ईथर हाइड्रोजन के साथ, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, वो तो बना सकता है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, और H2O में हमारे पास ये है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि हमारे दिमाग में रहता है कि ईथर के साथ, ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, बना सकता है बट उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि R पार्ट है, R मतलब एल्किल समूह है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम कर देता है थोड़ा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अब हमारे पास इसके रासायनिक गुण।
तो एल्कोहल जो भाई साहब है ये थोड़े मतलब तेज है, तेज मतलब ये न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही या नाभिक रागी तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी दोनों की तरह, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर सकता है। नाभिक रागी की जगह तब काम करेगा तो यहां पर OH बंध का विदलन होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है तो यहां पर कार्बन और OH बंध का विदलन होता है। अब यहां पर बात की जाए कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाभिक स्नेही का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही का, तो नाभिक स्नेही तो हमारे पास सिंपल है कि ROH है और इसने यहां पर कार्बन प्लस को, मान लेता हूं मैं कार्बन प्लस बनाया हुआ है, इसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस वाले केस में नाभिक रागी है। बट ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कब काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी की तरह जब काम करेगा जब प्रोटोनीकृत एल्कोहल होगा। क्या होगा, प्रोटोनीकृत जब एल्कोहल होगा तभी ऐसा काम किया जाएगा। प्रोटोनीकृत एल्कोहल जो है वही हमारे पास ऐसा काम करता है। प्रोटोनीकृत एल्कोहल का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एल्कोहल है, इस पर H+ ने आक्रमण किया मतलब प्रोटोनीकृत हुआ, और हमारे पास क्या बना बेटा, ROH2+ धनायन बना। अब ये यहां से निकल के इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये जो पार्शियल मतलब आंशिक धनावेश जो है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कौन काम करेगा, प्रोटोनीकृत एल्कोहल करता है। और यहां पर आप देख रहे हो कि बंध कौन सा टूट रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बंध टूट रहा है। कौन सा बंध टूट रहा है, कार्बन ऑक्सीजन, जो कि मैंने यहां पर आपको बताया है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी अभिक्रिया है जिसमें नाभिक रागी यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, कौन कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ये कार्बन ऑक्सीजन बंध टूट रहा है। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर जिनमें ऐसी अभिक्रिया जिनमें OH बंध का विदलन होता है, वो हमारे पास दो अभिक्रिया है। पहली है अम्लीयता, चाहे आप एल्कोहल की बात कर लीजिए चाहे फिनोल की बात कर लीजिए, हमारे पास R और PH, यहां पर लिख सकता हूं मैं PH और R OH, ये हमारे पास किस किस के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो सक्रिय धातु होते हैं, मतलब Na फर्स्ट A के साथ या Mg के साथ मतलब सेकंड A के साथ या फिर एल्यूमिनियम के साथ। तो ये हो गया फर्स्ट A मेटल्स के साथ, सेकंड ए धातुओं के साथ और एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके यहां पर पीएच और पीएच या फिर RO- उनके साथ में NaMgAl जो भी आएगा और साथ में H2 गैस निकालते हैं। क्लियर, ये आता है हमारे पास। दूसरा सेम चीज, अब इनकी जो अम्लीयता का क्रम होगा, कौन कौन से कारक है जो उनको जिन पर वो निर्भर करते हैं, वो सारी चीज अपन GOC में पढ़ चुके हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सामान्य कार्बनिक रसायन है, वहां पर अपन अम्लीयता का क्रम, क्षारीयता का क्रम, सारे क्रम अपन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं। क्लियर है, तो वो चीज वहां पर देखें। दूसरा आता है हमारे पास एस्टरीकरण, ये एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। यहां पर एस्टरीकरण होता क्या है कि हमारे पास ROH, क्या ROH ही हो सकता है, नहीं, PHOH भी हो सकता है, फिनोल भी हो सकता है। उसकी अभिक्रिया जनरली अपन जो बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। यह अभिक्रिया होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। किसके साथ होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, C+O और यहां पर आ गया R- लिखता हूं मैं। क्लियर, तो जब इसकी अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है, किस में होती है, अम्लीय माध्यम में, तो जब अम्लीय माध्यम में होती है तो होगा क्या हमारे पास, मैकेनिज्म की तो अपन यहां पर बात नहीं करेंगे, तो होता क्या है कि देखो ऐसे याद कैसे रखोगे आपकी, किससे क्या जाएगा, आप सिंपल तरीका है याद रखने का कि जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है उसका OH, क्योंकि H2O जाएगा, और जिसके पास ऑक्सीजन कम है उसका सिर्फ H जाएगा। तो यहां से OH और यहां से H, ये गया। क्लियर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास दो ऑक्सीजन होते हैं, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा PH और R के साथ में O, ये तो आ गया एल्कोहल से, और बाकी पार्ट आया C+O R-, ये किससे आया, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, और साथ में बन गया H2O HOH, ये क्या बन गया हमारे पास, एस्टर। एस्टर में जो OH आता है ये कहां से आता है, अम्ल, एसिड से। क्लियर, और ये जो H आया है ये कहां से आया है, एल्कोहल से। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब वो हमारे पास समझता निकलेगा कि ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, O16, O18 ले लेगा, तो इस चीज पर वो क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर, दूसरा हमारे पास ये कि उत्पाद लब्धि बढ़ाने के लिए, उत्पाद परसेंटेज यील्ड बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या करना होता है, अपन उत्पाद लब्धि बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो ROH की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं तो रिएक्शन आगे जाएगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्रता बढ़ा सकते हैं,
तो उससे रिएक्शन आगे जाएगी। अगर मैं H2O को हटा लेता हूं रिएक्शन में से तो भी रिएक्शन आगे जाएगी, क्योंकि यहां सांद्रता कम कर रहे हैं। और अगर मैं RC डबल बॉन्ड OR एस्टर को भी हटा लेता हूं तो भी हमारे पास रिएक्शन आगे जाएगी। इसके साथ साथ अगर मैं क्रियाशीलता की बात करूं तो क्रियाशीलता चाहे अल्कोहल के लिए बात करो चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए बात करो, क्रियाशीलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है त्रिविम बाधा की। मतलब अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें चाहे एल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री ज्यादा क्रियाशील होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा क्रियाशील होगा 3 डिग्री से। यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील 2 डिग्री एल्कोहल से, 2 डिग्री ज्यादा क्रियाशील 3 डिग्री एल्कोहल से। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। सेम चीज कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी अगर देखा जाए आपसे पूछा जाए कि HC डबल बॉन्ड OH और CH3C डबल बॉन्ड OH और एक और दे दिया जाए, मान लो ये दे दिया आपको पास C डबल बॉन्ड OOH, इनकी क्रियाशीलता का क्या क्रम है? तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये रहने वाला है, क्योंकि यहाँ त्रिविम बाधा सबसे कम, यहाँ थोड़ी बड़ी, यहाँ और ज्यादा बढ़ गई। क्लियर? तो ये हमारे पास रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी एस्टरीकरण से जो भी चीजें आ सकती थी मैंने सारी यहाँ पर लिख दी है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो अब आएगा वो आएगा ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है या आबंध टूटता है। ये ज्यादातर अभिक्रियाएं अपन पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में। पहला आता है हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX के साथ अभिक्रिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्टिविटी आपको याद भी होगी। क्रियाशीलता होती है 3 डिग्री ROH की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री ROH, उसके बाद आता है 1 डिग्री ROH। क्लियर? इसके अलावा अपन ने यहां पर बात की कि अगर मैं HI की क्रियाशीलता की बात कर, HX की क्रियाशीलता की बात करूं तो HI, देन आएगा HBr, देन आएगा HCl। इसमें एक इंपॉर्टेंट अभिकर्मक था अगर आपको याद हो, कौन सा? लूकास अभिकर्मक। कौन सा था? लूकास। जो भी अपन ने पढ़ा था, ये पढ़ा था अपन ने लूकास अभिकर्मक एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में ही। तो ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। लूकास अभिकर्मक होता क्या है? सांद्र HCl प्लस ZnCl2 को अपन बोलते थे। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। तो इसके डिटेल के लिए आप जो पुराना चैप्टर है अपना, इससे जस्ट पहले वाला एल्किल हैलाइड वाला, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड पढ़े। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉस्फोरस के साथ अभिक्रिया, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ PX3 PX5 वगैरह अपन पढ़ चुके हैं। PX3 हो गया, PX5 PCl5 हो गया, है ना। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर SOCl2 वाली अभिक्रिया भी हो गई। ये सभी अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं। जब SOCl2 जिसको डार्जन प्रक्रम कहते हैं उसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सबसे अच्छा उत्पाद की लब्धि होती है। एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे अच्छा ये मेथड था। नेक्स्ट निर्जलन सांद्र अभिकर्म, सांद्र H2SO4 के साथ। यहां पर अगर आपको याद हो तो ये अभिक्रिया जो होती है वो E1 अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? E1 अभिक्रिया होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर मतलब ऐसा नहीं कि E1 अभिक्रिया ही होगी, ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर। तो मैं इसके आपको 3 केस बता देता हूं यहां पर। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा है R, आगे भी अपन पढ़ेंगे, इससे जस्ट थोड़ी आगे जब अपन ईथर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो भी इस वाले केस में आएगा। ROH की अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं सांद्र H2SO4 के साथ ही करवा रहा हूं। किसके साथ करवा रहा हूं? सांद्र H2SO4 के साथ करवा रहा हूं। बट यहां पर अपन टेम्परेचर अलग अलग ले रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने टेम्परेचर यहां पर लिया अपन ने कंसंट्रेट H2SO4, वही सेम यहां कंसंट्रेट H2SO4 लिख देता हूं मैं, और साथ में लिख दिया मैंने H3PO4, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जो टेम्परेचर है वो क्या है हमारे पास? 180 डिग्री या 160 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकता हूं। क्लियर? यहां पर कितना हमारे पास? 160 डिग्री सेंटीग्रेड या 443 केल्विन। कितना है हमारे पास? 443 केल्विन। अगर मैं ये लेता हूं तो यहां पर जो उत्पाद बनेगा वो बनता है हमारे पास एल्कीन, और जो अभिक्रिया रहेगी वो रहेगी E1, मतलब जो मैकेनिज्म क्रियाविधि रहेगी वो कौन सी क्रियाविधि रहती है? E1। इसके बाद हमारे पास अगर मैं सांद्र अभिकर्मक के साथ ही कराता हूं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ही है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर ROH जो है वो एक्सेस में है। पहली चीज, ROH किस में है? आधिक्य में। एल्कोहल किस में लिया बेटा मैंने? आधिक्य में लिया है। एल्कोहल किस में लिया है? आधिक्य में। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 413 केल्विन, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे पास 140 डिग्री के आसपास है। अगर ऐसा है तो यहां पर जो उत्पाद बनता है वो बनता है ROR, ईथर। ये इंपॉर्टेंट है ईथर बनाने का, इसको अपन थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करेंगे।
और यहां पर जो क्रियाविधि रहेगी वो रहेगी SN2 क्रियाविधि। कौन सी क्रियाविधि रहेगी? SN2। इसके अलावा हमारे पास ये कि अगर मैं कंसंट्रेट H2SO4 ही लेता हूं और टेम्परेचर और कम कर देता हूं, मतलब 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला, तो यहां पर R और क्या बन जाएगा? SO3H, ये बनेगा हमारे पास। क्लियर? बस सिंपल इतनी सी चीजें। तो ये एक ताप पर निर्भर करने वाली अभिक्रिया है और यहां पर तीनों ही केस मैंने आपको बता दिए जो भी होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब जो आता है हमारे पास वो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है यहां पर, वो है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एल्कोहल का ऑक्सीकरण, 3 एल्कोहल होते हैं हमारे पास, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहां पर आप देखोगे एल्कोहल के ब्रैकेट में लिखा, मतलब ऑक्सीकरण के ब्रैकेट में लिखा है वी हाइड्रोजनीकरण। वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है कि यहां पर -H2 आ रहा है। हाइड्रोजनीकरण, वी हाइड्रोजनीकरण मतलब H2 का निष्कासन होगा। H2 का निष्कासन होगा, H2 का रिमूवल, H2 का निष्कासन ही क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है हमारे पास। तो यहां पर यही होगा। तो अब देखिए हमारे पास ऑक्सीकरण के लिए, इसके लिए हमारे पास कार्बन के पास एक तो OH होना जरूरी है और एक H होना जरूरी है। ये चीज जरूरी है। अगर जिनके पास, जिस एल्कोहल के पास ये नहीं होगा उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो ये H और ये H, ये होगा तभी हमारे पास ये यहां से निकल जाएगा -H2। ऐसा बोल सकते हैं अपन, माइनस का क्या हो गया? 2H, और ये माइनस के 2H निकलते ही क्या बन जाएगा? ये दो बंद एज इट इज है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? द्विबंध। तो अब देखिए हमारे पास, अब यहां पर अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल बनाता हूं, ये लिया मैंने R, यहां पर लिया C, यहां पर भी डिग्री चेंज नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि जब अपचयन किया था कि अपचयन में भी हमारे पास डिग्री चेंज नहीं होता है, वैसे ही ऑक्सीकरण में भी डिग्री चेंज नहीं होता है। तो RCO, ये आ गया H, ये आ गया H, ये क्या है? 1 डिग्री। तो इसका जब अपन ऑक्सीकरण करेंगे तो इसका ऑक्सीकरण 2 तरीके से किया जा सकता है। इसका ऑक्सीकरण कितने तरीके से किया जा सकता है? 2 तरीके से। एक हमारे पास प्रबल अपचायक, प्रबल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक को अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं यहाँ पर SOA लिख रहा हूं। दूसरा है हमारे पास हल्का ऑक्सीकारक, जिसको अपन बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा MOA। क्या लिखेंगे अपन? MOA। तो अगर हमारे पास यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है तो अभिक्रिया जाएगी कहां तक? ये H गया तो ये जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल तक। कहां तक जाएगा? स्ट्रॉन्ग दे रखा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अभिक्रिया सेम, ये H और ये H हटा, डबल बॉन्ड बना और सिर्फ अभिक्रिया कहां तक आएगी? एल्डिहाइड तक। तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। यहीं पर अगर अभिक्रिया मान लीजिए मैं 2 डिग्री के साथ कराता हूं, किसके साथ कराता हूं? 2 डिग्री एल्कोहल लेता हूं, 1 डिग्री ना लेके मैंने 2 डिग्री एल्कोहल लिया, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा? देखिए जरा, यहां पर अगर मान लीजिए मैं 2 डिग्री एल्कोहल लिया मैंने, तो जब मैं 2 डिग्री एल्कोहल लूंगा तो उस वाले केस में हमारे पास यहां पर क्या आएगा? ये हो गया 2 डिग्री। ये क्या हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि यहां पर क्या ले लिया मैंने? R। अब यहां पर H और H हटने के बाद में क्या बन गया हमारे पास? यहां बन गया कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। क्या इसका आगे ऑक्सीकरण हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहां तो हो सकता था, एल्डिहाइड का आगे हमारे पास ऑक्सीकरण हो सकता था, ये H हट के OH लग सकता है, बट यहां पर R नहीं हटेगा। इसलिए चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, दोनों ही केस में हमारे पास क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। दोनों ही केस में क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। और अगर मैं लास्ट बात करूं हमारे पास किसकी? 3 डिग्री एल्कोहल की। लास्ट बात करूं मैं किसकी? अगर 3 डिग्री एल्कोहल की बात करता हूं तो 3 डिग्री एल्कोहल में हमारे पास क्या होगा कि जब अपन 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो ये देखिए R, ये आ गया C, ये आ गया हमारे पास OH, यहां पर आ गया R और यहां पर भी आ गया R। तो ये क्या है? 3 डिग्री एल्कोहल। क्या हमारे पास जो अपन ने जरूरी कंडीशन बताई थी ऑक्सीकरण की, क्या वो उपस्थित है? क्या इस कार्बन के पास H है जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है? नहीं। इसका मतलब यहां पर अगर आप इसका ऑक्सीकरण करवाओगे तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई ऑक्सीकरण नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्लियर है? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल का, अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल का, इसके साथ तो ऑक्सीकरण होगा नहीं, बट अगर आप इसकी अभिक्रिया कॉपर के साथ हीट करवाओ, 573 केल्विन होता है वैसे टेम्परेचर। क्लियर? अगर इतने पर हीट करवा कॉपर के साथ या Ag वगैरह के साथ, तो ऑक्सीकरण तो नहीं होता है, बट यहां पर वी डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन होगा। यहां से OH
और इस कार्बन में से एक H जाता है और एल्कीन बनता है। क्या बनेगा? एल्कीन। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको तो इस तरीके से MECME और यहाँ पर क्या आ गया? ये आ गया CH3, यहाँ पर OH। तो इसके साथ अगर मैं अभिक्रिया करवाऊं कॉपर और हीट के साथ तो क्या बनेगा? MECME और ये आ गया हमारे पास यहाँ से OH, यहाँ से H, डबल बॉन्ड CH2 और ये बन गया हमारे पास एल्कीन। क्या बन गया हमारे पास? एल्कीन। मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार का कोई दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, तनाव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यहां पर अब आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो स्ट्रॉन्ग होता है KMnO4, K2Cr2O7, CrO3। कभी भी अगर आपको वाटर आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है, ऑक्सीकारक दे रखा है, क्लियर, और उसमें आपको वाटर दे रखा है, जल दे रखा है, तो इसका मतलब वो प्रबल ही होगा। तो CrO3 के साथ अगर H2O दे रखा है, इसका मतलब ये प्रबल ऑक्सीकारक है। जौन सा विकर्मक CrO3 प्लस तनु H2SO4, तनु H2SO4 में भी पानी होगा ही, मतलब अगर एसिड आ गया है, अम्ल आ गया है ऑक्सीकारक में तो वो प्रबल होगा। तो ये सब हमारे पास प्रबल है। बाद में आते हैं हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, ये सबसे बढ़िया होता है। अगर आपको माइल्ड ऑक्सीडाइज मतलब एल्कोहल से अगर एल्डिहाइड तक जाना है तो सबसे अच्छा कौन सा होता है? PCC, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारे पास पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट और क्या हो गया? CrO3। अब देखना CrO3 इन CH2Cl2, यहां पर अगर आपने देखा CrO3 वाटर के साथ आया तो वो स्ट्रॉन्ग था, बट CrO3 CH2Cl2 या CHCl3 या CH2 वगैरह के साथ में आता है तो ये क्या रहेगा? दुर्बल, क्योंकि यहां पर वाटर नहीं है। और बाद में बात की मैंने Ag और कॉपर वगैरह की हीट के साथ, जैसा कि मैंने यहां पर बोला इनके साथ, ये तो 3 डिग्री एल्कोहल के साथ है, अगर 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल के साथ भी ये आता है तो क्या यहां पर भी एल्कीन बनेगा? नहीं। उस वाले केस में तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा है? माइल्ड। तो उस वाले केस में यहां पर सिर्फ वही 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री है तो कीटोन की प्राप्ति होगी। MnO2 जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एलिलिक और बेंजिलिक, एलिलिक और बेंजिलिक एल्कोहल को ही करता है। एलिलिक एवं बेंजिलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। एलिलिक एवं बेंजिलिक, एलिलिक एवं बेंजिलिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है। क्लियर? और ये भी जो होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब अगर यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया CH2OH, ये दे रखा है हमारे पास, या फिर ऐसा आ गया हमारे पास बेंजिलिक अगर बोले तो हमारे पास ये आ गया OH, तो इनके साथ अगर मैं MnO2 की रिएक्शन करवाऊं, किसकी रिएक्शन करवाऊं? MnO2 की रिएक्शन करवाए तो हमारे पास क्या मिलेगा अपन को? MnO2 की मैंने अभिक्रिया करवाई इधर, MnO2 की अभिक्रिया करवाई इधर, तो यहां पर सिर्फ ये डबल बॉन्ड वगैरह पर किसी पर अटैक नहीं करेंगे। साथ ही साथ में जो माइल्ड वाले हैं कोई भी द्विबंध पर अटैक नहीं करता है। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? ना PCC करेगा ना PDC। यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर भी बेटा हमारे पास ये बन गया C डबल बॉन्ड OH। क्या एल्डिहाइड मिलता है? नहीं। अगर यहाँ पर डिग्री 2 होता तो कीटोन मिल जाता। बस माइल्ड है तो सिर्फ एल्डिहाइड तक जाएगा, कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा। क्लियर? अब आता है हमारे पास यहां पर जो आता है नेक्स्ट है फिनोल। नेक्स्ट क्या आ गया अब हमारे पास? अब अपन बात करेंगे फिनोल की। तो यहां पर लिखेंगे अपन फिनोल। तो अगर मैं फिनोल की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? फिनोल की। तो फिनोल में सबसे पहले आता है हमारे पास फिनोल का विरचन। सबसे पहले क्या आता है? फिनोल का विरचन। तो जब आप फिनोल का विरचन करोगे तो यहां पर हमारे पास कुछ मेथड्स दे रखे हैं। पहला है हेलोएरिन से, पढ़ चुके हैं अपन एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में कि अगर हमारे पास यहां पर क्लोरोबेंजीन दे रखा है, ये क्या दे रखा है? क्लोरोबेंजीन, और इसकी अभिक्रिया अपन कराए NaOH के साथ, किसके साथ कराए? NaOH के साथ अगर मैं इसकी अभिक्रिया करवाऊं, मैंने अभिक्रिया करवाई NaOH 623 केल्विन और 300 या 320 भी लिखा हुआ रहता है कहीं पर, और देन अम्लीय हाइड्रोजन लगाने के लिए H+। तो हमारे पास डाउज प्रोसेस, डाउज प्रक्रम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाउज प्रक्रम भी बोलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास OH। डाइएजोनियम लवण द्वारा, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले आता है NH2। अब ध्यान से देख देना, जो अपन ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, किसमें? एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन से जब अपन ने एल्कोहल बनाया था, तो उसी तरीके की रिएक्शन है ये। फिनॉल की मतलब डाइएजोनियम सॉल्ट की, ये सॉरी एनिलीन की अभिक्रिया जब अपन NaNO2 और HCl के साथ करते हैं
और टेम्परेचर तापमान कितना रहता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो उस वाले केस में हमारे पास जो यहाँ उत्पाद बनेगा वो बनेगा N2 प्लस और Cl माइनस, और देन अपन यहाँ पर अभिक्रिया करवाएंगे और H3O प्लस के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो उस वाले केस में हमारे पास जो उत्पाद बनता है वो बनता है फिनोल, और साथ में आ गया हमारे पास H2O। क्लियर? क्यूमीन ये सबसे ज्यादा इसी मेथड से हमारे पास बनती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा मेथड है जिससे हमारे पास बेंजीन बनती है, यानी कि औद्योगिक उत्पाद इससे बनता है क्यूमीन से। क्यूमीन होता क्या है? क्यूमीन होता क्या है? ये हमारे पास है बेंजीन, इसके साथ CH और यहां पर है 2 मिथाइल, ये है हमारे पास क्यूमीन। ये क्या है हमारे पास? क्यूमीन। क्लियर? क्यूमीन की अभिक्रिया अपन करवाते हैं O2 के साथ। क्यूमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? O2 के साथ। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती क्या बनेगा कि ये ऑक्सीजन जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है, तो यहां पर 2 Me एज इट इज रहेंगे मिथाइल, और यहां पर आ जाएगा OOH। इस मध्यवर्ती का नाम भी पूछा जाता है। तो क्यूमीन तो है ही, परोक्साइड है तो क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। इस मध्यवर्ती का नाम क्या है? क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। ये आ गया हमारे पास क्यूमीन और ये आ गया हाइड्रोपरोक्साइड। और इस क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड का जब मैं अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो क्या होगा? हमारे पास इस बेंजीन के साथ आ जाता है OH, और बाकी हमारे पास क्या बचा? Me और एक ऑक्सीजन, मतलब एसीटोन। ये बन गया हमारे पास एसीटोन। तो ये बनेगा, ये औद्योगिक प्रक्रम है, औद्योगिक विधि है। एक मेथड हमारे पास लास्ट है, वो है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले जब अपन बेंजीन की अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अपन ने पढ़ा था जब अपन ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, तो बेंजीन की अभिक्रिया अगर मैं ओलियम के साथ करवाऊं, किसके साथ करवाऊं? ओलियम के साथ, तो यहां पर अपन को बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ओलियम होता क्या है? H2S2O7। तो ये मिला सल्फोनिक अम्ल। अब आपको उसी चैप्टर में मैंने आपको ये अभिक्रिया करवाई थी कि अगर इसके 2 तरीके से मैं रिएक्शन करवा सकता हूं, एक ये, दूसरा ये। अगर मैं इसका H3O प्लस यानी कि जल अपघटन कराता हूं अम्लीय, तो यहां पर मिलेगा बेंजीन। बट अगर मैं इसका NaOH अम्लीय जल अपघटन क्षारीय जल अपघटन कराता हूं, तो यहां पर अपन को OH लगेगा, बट क्षारीय माध्यम रहता है तो O- बनेगा, तो O- पर H लगाने के लिए बाद में H+, तो ये आ जाएगा। तो अगर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का क्षारीय अपघटन करवाएंगे, क्षारीय जल अपघटन करवाएंगे तो फिनोल मिलता है, अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो बेंजीन मिलता है। ये हमारे पास फिनोल के प्रिपरेशन मेथड्स थे। अब आती है इसकी रासायनिक अभिक्रिया। अब कौन सी आती है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो फिनोल की सबसे पहले जो मैं रासायनिक अभिक्रिया करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जो बेंजीन रिंग की वजह से अभिक्रियाएं होंगी उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं बेंजीन के बारे में, किसके बारे में बात करूं? बेंजीन के बारे में, तो आप सभी बोलेंगे कि सर बेंजीन के साथ यहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? OH। और OH के पास रहते हैं लोन पेयर, यानी कि इसका +M प्रभाव है, और +M प्रभाव होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये कहां पर भेजेगा? ऑर्थो एंड पैरा पर। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे वो ऑर्थो निर्देशी है और पैरा निर्देशी, यानी कि जो भी आक्रमण होगा वो ऑर्थो एवं पैरा पर होगा। किस पर होगा? ऑर्थो एवं पैरा पर। तो अब हमारे पास कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं यहां पर देख लेते हैं। ये अपन ने बना दिया फिनोल। क्या बना दिया? फिनोल। तो फिनोल की अगर मैं अभिक्रिया करवाता हूं, एक एक अभिक्रिया अपन करते हैं यहां पर। देखिए सबसे पहले मैं करवाता हूं हेलोजिनीकरण। सबसे पहले क्या करवाते हैं? हेलोजिनीकरण। हेलोजिनीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अभिक्रिया करवा रहे हो हेलोजिनीकरण और माध्यम ले रहे हो अध्रुवीय या बहुत कम ध्रुवीय, यानी कि Br2 के साथ में आपने CH2 लिया, Br2 के साथ में क्या लिया? CH2, या फिर आप ले रहे हो CHCl3, ऐसा CHCl3 या CHCl3 या CH2Cl2, मतलब कम ध्रुवीय माध्यम ले रहे हो, तो वही सेम यहां से Br आएगा, ऑर्थो एम पैरा पर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ऑर्थो एम पैरा पर जुड़ेगा, जिसमें पैरा मुख्य होगा। तो ये आ गया OH, यहां पर आ गया Br और यहां पर आ गया OH,
और यहां पर आ गया ऑर्थो, ऑर्थो पर Br। क्लियर। बट मजा तब आता है जब हमारे पास ये अभिक्रिया करवाते हैं अपन किसमें, Br2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और माध्यम होता है ध्रुवीय। विलायक क्या रहता है, ध्रुवीय, H2O हो या फिर हमारे पास एसिटिक अम्ल जैसा कुछ हो। तो इस वाले केस में हमारे पास जो उत्पाद बनेगा वही ऑर्थो पैरा पर, बट यहां पर Br, यहां Br और यहां पर भी क्या बनेगा, Br, ट्राइब्रोमो बनता है और इसका श्वेत अवक्षेप होता है। क्या रहता है, श्वेत अवक्षेप, किसका, ट्राइब्रोमो जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद अपन यहां पर एक रिएक्शन पढ़ते हैं, वो है हमारे पास H2SO4 के साथ। किसके साथ है, H2SO4 के साथ। तो अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ यहां पर रिएक्शन करवाता हूं, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब अपन रिएक्शन करवाएंगे तो वही सेम यहां पर हमारे पास, ये लिख देता हूं मैं डाइल्यूट H2SO4। तो अब हमारे पास वही ऑर्थो एम पैरा पर अभिक्रिया होगी। किस पर होगी, ऑर्थो एम पैरा पर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कम तापमान हो, कम तापमान है, तो उस वाले केस में हमारे पास जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, और अधिक तापमान हो तब हमारे पास उत्पाद क्या बनेगा। तो ये हमारे पास यहां पर क्या क्या उत्पाद बनेंगे, एक बन गया हमारे पास ये, एक उत्पाद बन गया ये। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तापमान अधिक है, अधिक तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो उस वाले केस में जो उत्पाद है ये वाला मुख्य होता है, SO3H, ये मुख्य उत्पाद है। और अगर तापमान कम है तो उस वाले केस में हमारे पास ये मुख्य उत्पाद है। इसको आप बहुत इजीली याद रख सकते हो कि अगर तापमान कम हो यानी कि सर्दियों की बात हो तो अपन पास पास में रह सकते हैं क्योंकि अपन को गर्मी नहीं लगती है। बट अगर अधिक तापमान हो तो उस वाले केस में अपन दूर दूर रहना पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि गर्मी ज्यादा लगती है। तो इसलिए ये दूर दूर हो गए, ये यहाँ पर पास पास हो गए। तो ये क्या है, अल्प मात्रा, मतलब यहाँ पर ये मुख्य होगा। तो अगर कम तापमान है, ज्यादा तापमान है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें बनती है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर मैं अभिक्रिया करवाऊं किसके साथ, यहां पर डाइल्यूट HNO3 के साथ। किसके साथ करवाऊं, अगर मैं डाइल्यूट HNO3 प्लस H2SO4 के साथ अगर अपन अभिक्रिया करें, HNO3 प्लस H2SO4, ये नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण की अगर मैं बात करूं तो वही सेम NO2 प्लस देगा। ये सभी वही रिएक्शन है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ी सी अलग अलग आ रही है। Br2 हेलोजनीकरण जब कराया तो हमेशा यही होता है हमारे पास, ये नाइट्रीकरण है, NO2 प्लस ये आएगा। तो यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एक ऑर्थो एक पैरा बनेगा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया O माइनस डबल बॉन्ड O, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। और पैरा वाला हमारे पास क्या बन गया, ये पैरा वाला हमारे पास ये बन गया है। क्लियर, ये आ गया NO2। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि ये हमारे पास मुख्य होता है। दूसरा क्या रहेगा, अल्प। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस उत्पाद में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी वजह से हमारे पास ये मुख्य होता है। और ये कम, मतलब इसका जो क्वथनांक होता है, क्या होता है क्वथनांक, वो क्या रहता है, अल्प। मतलब यहां पर बोलेंगे लो क्वथनांक, और यहां पर क्या बोलोगे आप, हाई क्वथनांक। इसका क्या रहता है, हाई क्वथनांक होता है। क्लियर, ये हमारे पास होगा। मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कम क्वथनांक की वजह से अपन बोल सकते हैं कि ये मोर वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब जिसकी भाप बन सके, और ये क्या होता है, लेस वोलेटाइल। ये आपने जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें पढ़ा होगा। ये क्या रहता है हमारे पास, लेस वोलेटाइल। लेस वोलेटाइल मतलब जिसकी भाप थोड़ी कठिनाई से बनती है। क्यों, क्योंकि इसका वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है हमारे पास ज्यादा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि अगर मान लीजिए मैं इसी की अभिक्रिया, किसकी, फिनॉल की अभिक्रिया करवाता हूं। क्या करवाता हूं मैं, अगर फिनॉल की अभिक्रिया करवाऊं किसके साथ, अगर अपन फिनॉल की अभिक्रिया करवाएं और सांद्र HNO3 के साथ करवाएं, किसके साथ करवाएं, सांद्र HNO3 के साथ, तो भाई साहब एक बहुत ही शानदार उत्पाद मिलता है जो आपको चाहिए होता है, और वो है हमारे पास पिक्रिक अम्ल। क्या मिलता है, पिक्रिक अम्ल। तो ये आ गया OH, यहां पर NO2, यहां पर NO2 और यहां पर NO2। क्लियर, ये मिलता है हमारे पास। और इसके साथ साथ एक और भी मिलता है, वो मिलता है इसका ऑक्सीकरण वाला उत्पाद। और प्रॉब्लम यह है कि इसकी
अल्प मात्रा होती है। तो ये एक पिक्रिक अम्ल बनाने का तरीका तो है, पिक्रिक अम्ल बनाने का ये एक मेथड तो है, बट इस मेथड को अच्छा नहीं माना जाता, इस मेथड को अच्छा नहीं माना जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां से उत्पाद की लब्धि अच्छी नहीं होती है। तो क्या हमारे पास कोई दूसरा मेथड है? यस। वो क्या होता है कि अगर मैं इसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ H2SO4 के साथ करा देता हूं, तो उस वाले केस में हमारे पास यहां पर ऑर्थो एवं पैरा पर SO3H लग जाता है। ऑर्थो एवं पैरा पर क्या लग जाएगा बेटा? SO3H, क्योंकि ये सल्फोनीकरण है। और SO3H का जैसा कि मैंने बताया कि जल अपघटन कराते हैं तो इजीली हमारे पास यहां पर रिएक्शन हो जाती है और SO3H रिमूव हो जाता है। तो यहां पर अब मैं अगर कंसंट्रेट HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा तो अब इसका ऑक्सीकरण वाला जो उत्पाद है वो बहुत कम मिलता है, इसको बोलते हैं पैराबेंजोक्विनोन। ये बहुत कम मिलेगा और मेनली जो उत्पाद मिलने वाला है वो कौन सा मिलेगा? यही सेम पिक्रिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा? ये हमारे पास अब प्रचुर मात्रा, मतलब अब इसका जो यील्ड है, जो लब्धि है वो बहुत मिलती है। अब इसकी जो लब्धि हमारे पास वो क्या मिलेगी? बढ़िया अमाउंट में ये हमारे पास मिलता है। इसलिए ये वाला जो मेथड है ये अच्छा मेथड है, ये हमारे पास बेटर मेथड है। क्लियर? क्योंकि यहां पर हमारे पास लब्धि कम मिलती है इसलिए ये सही नहीं है। अब इसमें हमारे पास दो रिएक्शन, नेम रिएक्शन भी आती है। कौन सी हमारे पास? एक है कोल्बे रिएक्शन। कौन सी है? कोल्बे। और दूसरी हमारे पास है राइमर-टिमान रिएक्शन, जो कि बहुत ही फेमस है। कोल्बे रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया कराते हैं अपन CO2 के साथ में और किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में। किसके साथ करवाते हैं अपन? NaOH आएगा हमारे पास। यहां पर क्या आ गया? CO2 प्लस NaOH। तो जो मुख्य उत्पाद बनता है वो हमारे पास बनेगा ये मुख्य उत्पाद जो बनता है, ये आ गया OH और यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड O OH। ये मुख्य उत्पाद होता है, इसको सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं अपन, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। और यही हमारे पास मुख्य होता है। कौन सा? ऑर्थो वाला। ये क्या होता है हमारे पास? मुख्य। क्लियर? ये हमारे पास मुख्य है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप सैलिसिलिक अम्ल, ये हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल दे रखा है OH और यहां पर क्या है? C डबल बॉन्ड OH। इसकी अभिक्रिया, इसकी आप अभिक्रिया करवा दो किसके साथ? एनहाइड्राइड के साथ करवा सकते हो। किसके साथ करवाई बेटा? CH3CO का होल ट्वाइस और O। एनहाइड्राइड के साथ करवा दी, या फिर आप इसी की अभिक्रिया करवा दो किसके साथ? एसिड हैलाइड के साथ भी करा सकते हो। इसके साथ में अपन पिरिडीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पिरिडीन। तो होगा क्या? ये हमारे पास एज इट इज आएगी बेंजीन रिंग। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले OH पर भी कुछ नहीं होगा, बट यहां से O और ये COCH3 आ जाता है। क्यों? यहीं से क्यों आ रहा है? क्योंकि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से इसकी नाभिक स्निग्धता ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो है एस्पिरिन। क्या है? एस्पिरिन। क्लियर? ये चीज ध्यान रखेंगे। इसमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत कम चांस से पूछा जाए, बट फिर भी पूछा जा सकता है कि अगर अपन क्षार NaOH यूज करते हैं तो यहां पर ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होता है, ऑर्थो मुख्य होता है। क्लियर? बट अगर मैं NaOH की जगह इस अभिक्रिया में KOH यूज कर लेता हूं तो पैरा मुख्य होगा। क्या होगा? पैरा मुख्य। जनरली ये मेंस और एडवांस वाली चीजें हैं, पूछी जाती है, बट क्या पता पूछ लें। तो हल्की सी चीज याद रखनी है हमारे पास, अगर K आएगा KOH तो दूर जाएगा, NaOH पास रहेगा। क्लियर? उसमें चिलेट रिंग, क्लेट रिंग बनती है, उसका रीजन होता है जो आपने मैकेनिज्म में पढ़ा होगा कि जब Na रहता है तो यहाँ पर क्लेट रिंग इजिली बन जाती है, और जब अपन बात करते हैं पैरा की, मतलब KOH, तो यहाँ पर क्लेट रिंग जो रहती है, चिलेट रिंग जिसको आप बोलते हैं, वो सही नहीं बनती है, स्टेबल नहीं होती, इसलिए उस वाले केस में पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो मुख्य रहता है। नेक्स्ट अगर मैं अभिक्रिया की बात करूं तो वो है राइमर-टिमान अभिक्रिया, जिसको अपन बोलते हैं RTR भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? RTR रिएक्शन। क्लियर? ये क्या होगी हमारे पास? अगर यहां पर आपको दे रखा है फिनोल, या फिनोल का कोई और व्युत्पन्न हो सकता है, मतलब CH3 वगैरह हो, इसकी अभिक्रिया CHCl3 और NaOH या KOH वगैरह के साथ करवाई जाए। KOH भी हो सकता है, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ पिछली वाली अभिक्रिया के लिए था कि वहां पर पैरा बनेगा। तो इस वाले केस में यहां पर एक मध्यवर्ती बनता है, वो रहता है हमारे पास, ये आ गया O-
और देन आ गया CH। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्यवर्ती क्या बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स में, ये मेंस और एडवांस में, नीट में, सभी में पूछा गया है। क्लियर, बोर्ड्स का ये रही, नीट का मतलब एनसीईआरटी का ये अभी की। अब इसके साथ जब हमारे पास NaOH के अभी ये मध्यवर्ती है, ये क्या है मध्यवर्ती। क्लियर, ये हमारे पास है। अब यहां पर जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो उत्पाद बनेगा ये आएगा O- Na+ रहता है, यहां पर भी वही आएगा O- और साथ में Na+, बट यहां पर SN2 अभिक्रिया के थ्रू क्या बन जाता है, ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब अपन बाद में अम्लीकरण कर देंगे H+ के साथ, तो आपको यहां पर उत्पाद मिल जाएगा। अगर अभी आपने ध्यान दिया हो तो जब ऑर्थो पर कार्बोक्सिल OH था, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो उसको बोला था सैलिसिलिक अम्ल, ये हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। ये क्या हो गया हमारे पास, सैलिसैल्डिहाइड। तो ये हमारे पास हो गया सैलिसैल्डिहाइड। क्लियर, यहां पर हमारे पास सॉरी OH नहीं है, ये क्या है H, ये क्या है हमारे पास H, ये है सैलिसैल्डिहाइड। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है वो रहता है कार्बीन। क्या रहता है, कार्बीन। ये हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन क्या रहता है, डाइक्लोरोकार्बीन रहता है। क्लियर, इसका जो मध्यवर्ती है वो क्या रहता है हमारे पास, डाइक्लोरोकार्बीन। ये इसको फार्मेलीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या रहा है, फॉर्मिल ग्रुप जुड़ रहा है, फॉर्मिल ग्रुप जुड़ रहा है। अगर यहीं पर मैं इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलीकरण भी होता है, अगर हमारे पास OH और CCl3 की जगह CCl4 यूज कर लूं, और देन हमारे पास NaOH के साथ में बाद में मैं लास्ट स्टेप में अगर वही सेम अम्लीकरण करवा देता हूं, तो लास्ट में हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा OH, और यहां पर क्या मिल जाएगा, C≡O OH मिल जाएगा, मतलब सैलिसिलिक अम्ल मिल जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास है लास्ट। अब हमारे पास यहां पर जो आता है वो आता है अपचयन और ऑक्सीकरण। तो अगर मैं इसके अपचयन और ऑक्सीकरण की बात करता हूं, तो सबसे पहले अगर मैं अपचयन की बात करूं, तो अगर फिनोल की अभिक्रिया Zn चूर्ण के साथ करवाई जाए, जिसको यशराज भी बोलते हैं, तो Zn के साथ करवाई जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर ये बेंजीन और साथ में बन गया ZnO। बट अगर मान लीजिए अपन बेंजीन, ये फिनोल है, ये तो हो गया अपचयन। अगर मैं ऑक्सीकरण की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑक्सीकरण की, और ऑक्सीकरण में मान लीजिए मैंने यहां पर यूज कर लिया K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 और साथ में H2SO4, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरा बेंजोक्विनोन, जो कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले जो सांद्र HNO3 के साथ किया था तब बना था। और अगर इसी की अभिक्रिया में K2H2O8 के साथ करा देता हूं, तो उस वाले केस में हमारे पास OH ये बन जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ये हमारे पास था किसके बारे में, फिनोल के बारे में। अब हमारे पास लास्ट जो आता है इस चैप्टर का पार्ट, वो आता है ईथर। लास्ट क्या आता है हमारे पास, ईथर। तो ये आ गया हमारे पास ईथर। क्लियर, तो ईथर में बहुत कम रिएक्शंस है, क्योंकि हमारे पास ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता नहीं है। तो ईथर के बारे में अगर अपन बात करें, तो अब देखते हैं हमारे पास ईथर के बारे में अपन क्या क्या है। सबसे पहले वही विरचन की अभिक्रिया देखेंगे, तो विरचन में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ दो अभिक्रियाएं हैं। पहला आता है हमारे पास एल्कोहल। पहला किससे आता है, एल्कोहल, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, जब अपन एल्कोहल की अभिक्रिया करवाई थी निर्जलीकरण की, जब अपन बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, निर्जलीकरण की जब अपन बात कर रहे थे, तो उस वाले केस में अपन ने बात की थी कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया ROH की अभिक्रिया अपन करवाते हैं सांद्र H2SO4 के साथ, किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ। और इंपॉर्टेंट बात चीज ये है कि ये भाई साहब जो है एल्कोहल, ये किस में आते हैं, आधिक्य में। किस में रहते हैं, आधिक्य में। तो उस वाले केस में अपन को यहां पर तापमान को रखना होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड या 413 केल्विन। 413 केल्विन भी आपको यहां पर मिल सकता है। क्लियर, अगर ये मिलता है तो उस वाले केस में आप देखोगे कि हमारे पास जो उत्पाद मिलता है वो मिलेगा ROR। अब इसकी कुछ खास पॉइंट है, वो कौन कौन सा है, कि अगर आप बात करोगे इस अभिक्रिया के बारे में, तो पहली बात यह है कि हमारे पास ये SN2 अभिक्रिया होती है।
क्रियाविधि कौन सी होती है? SN2 क्रियाविधि। अब आपके दिमाग में जैसे ही SN2 क्रियाविधि की बात आई है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो एल्कोहल है वो क्या होना चाहिए? 1 डिग्री एल्कोहल होना चाहिए। एल्कोहल क्या हो? 1 डिग्री हो, तभी हमारे पास ये रिएक्शन अच्छी होती है। एल्कोहल क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए। क्यों? तभी हमारे पास SN2 अभिक्रिया अच्छा होगी, अदरवाइज तो हमारे पास त्रिविम बाधा वाला केस आ जाएगा। क्या जाएगा? त्रिविम बाधा। तो एल्कोहल 1 डिग्री होगा तभी हमारे पास ये अभिक्रिया अच्छी होती है। नेक्स्ट मतलब उत्पाद की प्राप्ति। दूसरा हमारे पास ये है कि ये सम्मित ईथर के लिए उपयुक्त है। के लिए क्या है? उपयुक्त। क्योंकि अगर आप असम्मित बनाना चाहोगे तो असम्मित वाले केस में हमारे पास क्या होगा कि जैसे आप असम्मित बनाना चाहोगे तो ROH और दूसरा R-OH लेना पड़ेगा, तो आपको 3 ईथर मिलेंगे और उससे उत्पाद की जो लब्धि है, उत्पाद का जो यील्ड है वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इसलिए हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से चीजें पूछी जा सकती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो है ईथर का विरचन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इस रिएक्शन की, इस मतलब ईथर वाले पार्ट की। ईथर में 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बनाने का मेथड विलियमसन संश्लेषण, जिसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है अभिक्रियाओं में HX के साथ अभिक्रिया। तो पहले अपन बात करते हैं विलियमसन संश्लेषण किसको बोलते हैं? जब कभी अभिक्रिया हमारी किसके साथ होती है? RX RONA RO माइनस और Na प्लस या एल्कोक्साइड आयन की अभिक्रिया अगर मैं एल्काइल हैलाइड के साथ करता हूं, किसके साथ करता हूं? एल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहां पर फिक्स है कि भैया क्रियाविधि कौन सी होगी? SN2 क्रियाविधि होगी। कौन सी क्रिया विधि होगी? SN2। तो उस वाले केस में हमारे पास जो यहां पर बनेगा RO और ये क्या बनेगा? R-, मतलब ये यहां पर अटैक करेगा। अब जैसे SN2 आया आपके पास तो ये क्या बन गया हमारे पास? ईथर। ये सम्मित असम्मित दोनों बना सकता है। अगर सम्मित चाहिए तो इसको R ले लो, असम्मित चाहिए तो R- ले लो। यहां पर पॉइंट याद है कि सर अगर आप बोल रहे हो कि यहां पर SN2 अभिक्रिया होती है तो इसका मतलब ये है कि यहां हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या नहीं होना चाहिए? हिंड्रेंस। तो यहां पर यही पॉइंट है कि R- मतलब R-X जो है एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एवं 2 डिग्री नहीं, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 3 डिग्री हुआ तो एलिमिनेशन हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। अगर 3 डिग्री हुआ तो हमारे पास एलिमिनेशन। इवन 2 डिग्री में भी विलोपन, एलिमिनेशन यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास? विलोपन। R-X 3 डिग्री नहीं होना चाहिए कभी भी, अदरवाइज क्या हो जाएगा हमारे पास? विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? E2 अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? E2 अभिक्रिया। दूसरा R-X जो है वो एरिल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए। R-X एरिल एवं वाइनिल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज भी हमारे पास SN2 अभिक्रिया नहीं होगी। वाइनिल हैलाइड ना हो, अदरवाइज हमारे पास इस वाले केस में तो ना तो विलोपन अभिक्रिया होगी, ना ही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन यानी कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो पाएगी, क्योंकि एरिल और वाइनिल हैलाइड जो है वो ना तो SN1 अभिक्रिया देते हैं ना ही SN2 देते हैं। ये सारी चीज अपन ने पढ़ी है, क्योंकि यहां पर पार्शियल आंशिक द्विबंध के कैरेक्टर लक्षण रहते हैं हमारे पास। क्लियर है? तो इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर मैं आपको बात करूं, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि अगर MEO माइनस की अभिक्रिया मैंने CH3 CH3 और यहां पर क्या लिया? O माइनस, इसके साथ सॉरी ये आ गया हमारे पास X, इसके साथ अगर अभिक्रिया कराता हूं तो आप देख रहे हो कि हमारे पास ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। तो क्या ईथर बनेगा? नहीं, यहां पर विलोपन होगा। तो ये क्या करेगा? ये बीटा कार्बन है तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड C और यहां पर बन गया Me। बट अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, इसी केस में इसका जस्ट उल्टा हो जाए, उल्टा अगर ऐसा हो जाए Me और यहां पर O माइनस और इसके साथ CH3X की अभिक्रिया करवाएं तो इस वाले केस में SN2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एल्किल हैलाइड क्या है? मिथाइल, इसमें तो कभी भी एलिमिनेशन विलोपन हो ही नहीं सकता। तो यहां पर जो हमारे पास उत्पाद बनेगा वो क्या बन जाएगा? CH3 और यहां पर क्या बन जाएगा? OCH3। तो अगर मैं इसकी क्रियाशीलता की बात करूं तो क्रियाशीलता हमारे पास बहुत ही सिंपल है। क्रियाशीलता की अगर आप बात करोगे तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि क्रियाशीलता जो है वो
SN2 वाली ही होती है, SN2 जैसे होगी, SN2 की तरह होगी, सेम, क्योंकि SN2 की तरह होगी। क्लियर? जैसे SN2, क्योंकि SN2 क्रियाशील, SN2 अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वही यहां पर फॉलो हो रही है, तो वही सेम चीज करनी है आपको। क्लियर है? तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। डन? ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास अब आती है इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी आती है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें आता है ईथरों के CO बंध का विदलन। तो ईथरों के CO बंध का विदलन है, तो इसमें हमारे पास जो अभिक्रिया आती है पहले आती है HX द्वारा। HX द्वारा में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रियाशीलता की। तो जितना अच्छा एसिड होगा उतनी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। और आप बोल सकते हो कि हमारे पास HX में से अच्छा, सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? बोले सर HI अच्छा है, देन HBr, देन HCl, HF वगैरह से तो ये काम होना भी नहीं है, बट क्रियाशीलता में मैं लिख देता हूं। क्लियर? ये आ गया हमारे पास। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन? अब यहां पर जब आप ईथर का विदलन करोगे, ROR डैश, ये कर दिया मैंने, इसकी अभिक्रिया करवाई HX के साथ, तो इस वाले केस में हमारे पास होगा क्या कि जब मैं इसके साथ अभिक्रिया करवाऊंगा तो या तो क्रियाशील क्रियाविधि होगी SN1 या फिर क्रियाविधि होगी SN2। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पर RX और R डैश OH या फिर ROH प्लस R डैश X बनेगा। क्लियर? अगर मान लीजिए यहां पर आगे फर्दर अभिक्रिया करवाई जाए, बोले कि आपको HX आधिक्य में है, तो जो एल्कोहल है अगर उसके साथ आगे रिएक्शन हो सकती है, एल्कोहल मतलब ये ऐसा एल्कोहल है जिसका OH यहां से निकल सकता है, मतलब R डैश जो है अगर फिनोल वगैरह हुआ तो हमारे पास आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी, बट अगर नॉर्मली हुआ तो हमारे पास अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि फिनोल में बेंजीन और O का बॉन्ड तो नहीं टूटेगा। तो नॉर्मली अगर हो तो उस वाले केस में हमारे पास ROH प्लस R डैश OH दोनों हो जाएंगे, दोनों ही क्या बनेंगे? एल्कोहल। तो उस वाले केस में हमारे पास आगे एल्कोहल बन जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा अभिक्रिया SN1 है या SN2 है? तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि इफ यदि R या R डैश कोई भी दोनों, R या R डैश या दोनों 3 डिग्री हो तो अभिक्रिया होगी SN1, और यदि दोनों में से कोई भी थ्री डिग्री ना हो तो उस वाले केस में अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होगी वो होगी SN2। तो बहुत ही सिंपल फंडा हो गया। अगर हमारे पास दोनों में से कोई भी एक या दोनों 3 डिग्री है तब तो SN1, अदरवाइज SN2। क्लियर? अब आपको कंडीशन यही लगानी है हमारे पास। अगर मैं बता देता हूं कि अगर SN1 होती है, SN1 अगर होगी तो उस वाले केस में जो हमारे पास बल्कि है, मतलब बड़ा समूह है, बड़ा एल्किल समूह है, उसका क्या बनेगा? हैलाइड। उसका हैलाइड बनेगा, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटायन बनेगा और उस पर कौन अटैक कर देगा? हेलोजन, HX का जो हेलोजन है। क्लियर? बढ़ेगा क्या बनेगा हमारे पास? एल्किल, उसका हैलाइड बनेगा। क्लियर? और अगर SN2 है तो उस वाले केस में छोटा एल्किल समूह जो है, छोटे एल्किल समूह का हैलाइड बनेगा। उस वाले केस में इसका हैलाइड बनेगा। क्लियर? बाकी आप मैकेनिज्म से भी समझ जाओगे, बट मैंने आपको ये पॉइंट भी लिखवा दिया है। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास इसका विदलन एक और तरीका है, मतलब CO बंध का तोड़ना अपन एक तरीके से और कर सकते हैं, वो होता है हमारे पास यहां पर अम्लीय जल अपघटन। दूसरी अभिक्रिया जो क्या है? अम्लीय जल अपघटन। इसमें हमारे पास आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अम्लीय जल अपघटन जब करोगे तो हमेशा SN1 अभिक्रिया ही होगी। क्या होगी? हमेशा SN1 अभिक्रिया होगी, हमेशा SN1 अभिक्रिया होगी। तो यहां पर अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि ROR डैश है, तो आपको SN1 अभिक्रिया करनी है। मान लो हमारे पास ऐसा आ गया CH3, ROR डैश ही लिख देता हूं मैं, ROR डैश है, और यहां पर आ गया
H3O प्लस। तो आपको कुछ नहीं करना है, अम्लीय जल अपघटन ही होगा। अभिक्रिया कौन सी होगी? SN1, तो ये आ गया ROH और दूसरा आ गया R-OH। अगर मान लीजिए आपको समस्थानिक दे दे यहां पर गलती से कोई, समस्थानिक का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन जो है ये मान लीजिए O18 दे दिया, तो कार्बोकेटाइन बनाना है आपको और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन के ऊपर H2 अटैक करेगा, बाकी हमारे पास ये बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, यहां पर CH3 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 और यहां पर आ गया मान लो OCH3, ये आ गया, और इसकी अभिक्रिया आपके साथ करवा दी है H3O प्लस, और ये कौन सा दे रखा है? 18 वाला। तो जब आप इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो हमारे पास कौन सी अभिक्रिया होगी? SN1। तो SN1 हुई तो यहां पर OH H प्लस आएगा, यहां प्लस चार्ज, तो ये बंद ऐसे टूटेगा। तो ये जो कार्बोनाइन बना है इस पर ये वाला ऑक्सीजन आके अटैक करेगा, तो यहां पर क्या बनेगा? MEC Me और यहां पर क्या गया? O18H और साथ में दूसरा हमारे पास बन जाएगा CH3OH। दूसरा क्या बन जाएगा? CH3OH, ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन यहां पर होने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास अभिक्रिया है, जो कि हमारे पास लास्ट अभिक्रिया भी है, वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब जो एरोमेटिक की अगर अपन बात करें, इसमें आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, जब अपन HI वाली रिएक्शन की जो बात करें, HX वाली, तो यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि HX अभिक्रिया में अगर मान लीजिए हमारे पास कभी भी ऐसा दे रखा हो O और यहां पर ये दे रखा है, क्लियर, तो क्या हमारे पास इसके साथ अभिक्रिया हो सकती है? HX, यहां पर अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि बेंजीन का O के साथ कभी भी बंध नहीं टूटेगा। सेम चीज अगर मान लीजिए एक साइड तो ये दे दिया और दूसरी साइड हमारे पास कोई ऐसा कैटायन दे दिया जो नहीं बन सकता, मान लीजिए हमारे पास ये दे दिया है, तो ये भी हमारे पास यहां पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए हमारे पास दोनों साइड ही ऐसा दे दिया, क्योंकि यहां पर ये ब्रेडेट्स रूल जो है, ब्रेडेट्स नियम, उस नियम का उल्लंघन करेगा, जिसकी वजह से अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कार्बोनाइन नहीं बन सकता, सभी में H प्लस आएगा, फिर ना तो इधर कार्बोनाइन ना इधर कहीं पे भी नहीं बन सकता, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगी। तो तीनों ही केस में नो रिएक्शन है, तीनों ही केस में क्या है? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्लियर है? कभी भी बेंजीन का O के साथ बंध को नहीं तोड़ना है, बेंजीन के साथ O के बंध को नहीं तोड़ना है कभी भी। क्लियर? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आ गया O और यहां पर आ गया CH3, इसके साथ आपने HI की अभिक्रिया करवाई, तो सिंपल क्या करना है, ये तो इधर ही रहेगा, ये H प्लस आएगा, तो यहां पर क्या बन गया हमारे पास? ये बना O CH3, यहां पर आ गया H, यहां आ गया प्लस चार्ज, तो अब क्या होगा? ये नहीं टूटेगा, यही टूटेगा, और जो I है वो यहां पर टूट जाए बन जाएगा, तो ये बन गया PHOH और साथ में क्या बन गया? CH3I, तो यही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनने वाला। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हमारे पास जो मैं बात कर रहा था, तो ये बहुत ही सिंपल सी अभिक्रिया है हमारे पास कि अगर यहां पर हमारे पास एरोमेटिक ईथर दे रखा है, तो यहां भी वही सेम चीज है, इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम, तो प्लस एम की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आपको जो भी अभिक्रिया करवानी है ऑर्थो पैरा ही बनेगा। मान लेते हैं अपन यहां पर अभिक्रिया करवाई मैंने X2, तो X2 के साथ हमारे पास क्या बनेगा? ऑर्थो एवं पैरा, क्या बनेगा? ऑर्थो एवं पैरा, ये आ गया OR, यहाँ पर Br2 लिख देता हूं, मान लीजिए Br2 हुआ, तो Br2 के साथ यहाँ पर आ गया Br प्लस, यहाँ पर भी क्या आ गया? Br, ये आ गया OR और यहाँ पर भी क्या आ गया? Br। सेम चीज मान लीजिए आप नाइट्रीकरण करवाओ, क्या करवाओ? नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण मतलब HNO3 और H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4 करवाओ, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या बनेगा? यहां पर आ गया OR NO2 ऑर्थो प्लस पैरा, ये आ गया OR और यहां पर क्या बन गया? NO2 ऑर्थो पैरा। सेम चीज अगर मान लीजिए हमारे पास आप यहां पर करवाओ सल्फोनीकरण, क्या करवाओ? सल्फोनीकरण, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओ, तो क्या बनेगा? वही ऑर्थो पैरा बनेगा। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी करवा सकते हो आप, ये बन गया OR और साथ में क्या बन गया हमारे पास? ORSO3H। सल्फोनीकरण करवाते हैं तो अपन थोड़ा सा पंगा ये भी रहता है कि कहीं ये OR वाले बंध को ना तोड़ दे। क्लियर? ऐसे आप फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी करवा सकते हो, उसमें भी ऑर्थो एवं पैरा ही बनेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास रिएक्शंस है।
इसी के साथ हमारा जो एल्कोहल फिनोल ईथर है वो पार्ट कंप्लीट होता है। तो आप लगभग 80-85 मिनट में इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर सकते हो। आपको करना क्या है, एक तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है, और उसके अलावा PYQ प्लस प्रैक्टिस करनी है। PYQ और साथ में क्या है, प्रैक्टिस, ये आपको काम करना है बेटा। क्लियर? इस चीज को आपको ये चीज करनी है। मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार का कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट तनाव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा चैप्टर रिवाइज हो गया है माइंड मैप के थ्रू। तो बहुत ही कम टाइम में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि बोर्ड्स के सीक्वेंस में पढ़ाया गया है, तो आपको बोर्ड का भी जब रिवाइज करना हो तो आप इस चैप्टर की हेल्प से, इस लेक्चर की हेल्प से रिवाइज कर सकते हो इस चैप्टर को। तो इसी के साथ अपन लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, लव यू ऑल।